बच्ची से भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आज वो बच्ची को भी ये लोग वो कर रही हैं। वो अपने बच्ची से बहुत प्यार करते थे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ में और आज हमारे साथ हैं तन्नू सिंह जी। और आपसे बता दूं कि उपेंद्र लाल यादव जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, ये उनकी धर्मपत्नी हैं इनके कहने के अनुसार। और आपसे बता दूं कि उपेंद्र लाल यादव का 7 दिसंबर 2024 को एक्सीडेंट हुआ और 7 फरवरी 2025 को उपेंद्र लाल यादव इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो आपसे बता दूं कि उपेंद्र लाल यादव का वीडियो तमाम सोशल मीडिया पे चला, तमाम वायरल हुआ। उनके माता पिता सभी लोगों का बयान, तमाम न्यूज़ चैनल वाले उनके घर पे गए और चलाए। लेकिन उसके बीच में उपेंद्र लाल यादव की पत्नी क्यों नहीं दिखी, आखिर ये कहाँ थी उस समय। और कुछ लोगों का तमाम आरोप लगाया जा रहा है कि जब हॉस्पिटल में उपेंद्र लाल यादव ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे तो उस समय भी उपेंद्र लाल यादव की जो पत्नी हैं देखने नहीं जा रही थी, उस समय ये रील बना रही थी। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, तमाम बातें आ रही हैं सामने। तो अभी इनको ढूंढते ढूंढते हम लोग भी पहुंच चुके हैं इनके पास और इनसे ही जानते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सही है। तो मैम सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम तन्नू सिंह है। तन्नू सिंह जी। जी। तन्नू जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं गोंडा जिला की हूँ। गोंडा जिला। हाँ। तो अभी उपेंद्र लाल यादव से मुलाकात आपकी कब हुई? इनसे मेरा 3 महीना पहले मेरा मुलाकात हुआ था। ये गाड़ी की चाबी मेरे से मांगने आए थे, तब उनसे मेरा मुलाकात हुआ था। कौन सा 3 महीना? अब 3 महीना पहले क्या चल रहा होगा, मतलब जब आप एक्सीडेंट से पहले। जी, इनके एक्सीडेंट से 3 महीना पहले? नहीं, इनके एक्सीडेंट से 1 महीना पहले। अच्छा। हाँ। उपेंद्र जी से? जी। तो इसके बीच में तो आप लोग शादी वगैरह हो गया था आप लोगों का? शादी तो मेरा 19 में ही हो गया था। हाँ। यानी आप कह रही हैं कि उपेंद्र जी के एक्सीडेंट से 1 महीना पहले हम लोगों की मुलाकात हुई थी, वो बाइक का चाबी मांगने के लिए आए थे, तब बात हुआ था। हाँ। जी। तो उपेंद्र लाल यादव के एक्सीडेंट के बारे में आपको कब पता चला? मुझे उसी दिन पता चला था जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन। किसके माध्यम से? रवि प्रकाश ही मुझे फ़ोन किए थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा जी। रवि प्रकाश जी का फ़ोन आया था, तो उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद मैं तुरंत इधर से ऑटो पकड़ी और गई उनको देखने। हाँ। तो वहाँ पे गई तो क्या देखी? देखी इनका पैर और टूटा है, लेके गए थे सब जांच के लिए कहीं बाहर कुछ चेक करवाने। फिर आए तो डॉक्टर बोले कि अभी एडमिट में बोले सीरियस हैं और पैर और टूटा है। तो मैं बोली मॉर्निंग तक इनको होश आ जाएगा, बोले देखा जाएगा, हो सकता है आ जाए। फिर मैं सोची नॉर्मल है, हो सकता है आ जाए। फिर मैं दोपहर में गई तो ये लोग डिस्चार्ज करके लेके चले गए थे यहाँ से बनारस। जी। तो आप जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे उनके परिजन के लोग कितने लोग थे, कौन कौन थे उपेंद्र जी के? इनके भाई थे और गांव के लोग थे, 2-3 लोग। हाँ, और कोई नहीं था। तो आप एक उनकी उपेंद्र यादव जी की पत्नी हैं, तो पत्नी का फर्ज यही होता है कि जब पति का कोई हालत हो, कैसी भी हालत हो, तो उनके दुख सुख में हम खड़े रहें। तो आप वहाँ पे नहीं रुके? नहीं, मैं उस समय क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है, मैं बच्ची घर पे छोड़ के गई थी, तो मुझे रिटर्न आना पड़ा। हाँ। बच्ची को कौन देखता। अच्छा जी। तो आप एक मॉडल का भी काम करती हैं, तो उस समय उपेंद्र जी को कुछ आप मदद करने की कोशिश किए? मैं पैसा लेके गई, इनके घर वाले मेरा पैसा नहीं लिए। क्यों? पता नहीं, बोले कि मैं ज़मीन बेच दूंगा लेकिन इसका पैसा नहीं लूँगा। किसको दे रहे थे आप? मैं देने गई थी, जब मैं गई तो ये सारे लोग भाग गए। जब मैं अंदर एंट्री की अस्पताल में तो इन लोगों को पता चला कि मैं आई हूँ, तब तक सारे लोग चले गए। फिर मैं उनको देखने, फिर मैं रवि प्रकाश को फ़ोन की कि देखिए मुझे पैसा देना है, तो मैं किसको दूँ? तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा करो कि तुम पैसा मत दो, वो लोग बोल रहे हैं ज़मीन बेच देंगे लेकिन इनका पैसा नहीं लेंगे। हाँ। तो उसके बाद आप दोबारा कभी मिलने गए वहाँ पे? हाँ, दोबारा मैं फिर रवि प्रकाश के साथ गई थी मिलने। हाँ, तो वो लोग डॉक्टर बोले कि देखो सही है, अभी इनको टाइम लगेगा सही होने में। हाँ, इनके पे अभी टाइम है। हाँ, लेकिन ये सही हो जाएंगे। जी मैडम, आप जब देखने के लिए गए तो हॉस्पिटल से वापस आते समय कुछ लोगों का आरोप है कि वो ब्रिज पे
रील बना रही थी खड़ा होकर के। खड़ा होके रील नहीं बनाई थी, सारे लोग बना रहे थे तो उसमें मैं भी बना ली थी। हाँ ओवर ब्रिज पे। हाँ अच्छा। जी, मैं बनाई थी। मैडम मेरा सवाल ये है कि अगर किसी का पति ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा हो तो उसकी पत्नी को किस हिसाब से मन लगेगा रील बनाने में? ऐसा कुछ नहीं कि मन लग रहा था, वहाँ डॉक्टर से मैं पूछ के आए, बोले सब कुछ सही है, ये सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं बोले थे कि इनका बहुत हालत पोजीशन ख़राब है, ये अब इनके घर वालों से नहीं पूछे कि इनको क्यों लेके आए, ये तो सब कुछ सही था इनका, इनको घर क्यों लेके आए, क्यों डिस्चार्ज करके लेके आए बताइए। ये तो जिंदा थे, घर लेके आए थे ना, ये चीज़ भी तो पूछना चाहिए। अगर इन लोगों से नहीं हो पा रहा था तो अब मेरे से बताए होते। मैं भी बीबी थी ना, एक बार मुझे फ़ोन करना चाहिए कि देखो अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, अब तुम दवा करवाओ, तुम इनके साथ 6 साल रही हो, चाहे बीबी हो या कुछ भी हो, अब तुम कुछ हेल्प करो। हम नहीं करते तब ये लोग कहते। ये जिस दिन डेथ हुआ उस दिन ये लोग मुझे फ़ोन करके नहीं बताएं। तो मैडम आपका भी तो फर्ज बन सकता था कि पति की तबीयत खराब हो तो मैं सास ससुर को सामने से फ़ोन करूं, सामने से ज़बरदस्ती मिलने जाऊं। फ़ोन की नहीं, मेरा कोई फ़ोन उठा रहा था। मैं फ़ोन बहुत की, जब किसको फ़ोन किए थे? मैं इनके भाई को फ़ोन करती थी, ये लोग मेरा कोई फ़ोन नहीं, इनके दीदी को मैं फ़ोन करती थी, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाता था। तब फिर मैं बोली कि जाने दो, अगर ये लोग इलाज करवा रहे हैं तो करने दीजिए, अगर सपोर्ट की ज़रूरत, मैं रवि प्रकाश से बोली कि देखिए अगर ये लोग इलाज करवा रहे हैं करने दीजिए, अगर सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं पैसा लगाऊंगी। अब एक बार जाके रवि प्रकाश से पूछिएगा, अगर ये सब चीज़ें मैं नहीं बोली होंगी तो। हाँ। तो आपको मृत्यु का खबर का पता चला कि उपेंद्र यादव इस दुनिया में नहीं है? ये मुझे उसी दिन 8:30 बजे पता चला, क्योंकि मैं उस दिन 7 तारीख को मैं सुबह से ही रवि भैया को फ़ोन कर रही थी कि उपेंद्र कैसे हैं आप बताइए, कि वो ठीक है ना। तो मुझे कोई जवाब नहीं दिए, ना तो मेरा फ़ोन उठा रहे थे। फिर उनको मैं मैसेज डाली कि बताइए वो कैसे हैं, तो ये 8:30 बजे मुझे लिखे कि उपेंद्र ख़त्म हो गए। हाँ, फिर उसी दिन मैं तुरंत आई, फिर मैं सारे लोगों को फ़ोन करके बोलने लगी प्लीज़ मुझे लेके, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था कि मैं जाऊँ अकेले। मैं बोली कि आप लोग बस साथ मुझे लेके चलिएगा। मैं चंदन को फ़ोन की, दुर्गा को फ़ोन की, अशोक को फ़ोन की, बस आप लोग जा रहे हैं मुझे भी साथ लेके चलिए, क्योंकि अकेले मुझे डर लग रहा है वहाँ जाने में। तो वो लोग मुझे नहीं लेके गए। फिर ये जब इनका पोस्टमार्टम हो रहा था तब मैं वहाँ गई। अभी आप करेंगे मुझे डर लग रहा था, तो जब उपेंद्र जी के मृत्यु के बाद आपको पता चला तो आप तमाम लोगों को कह रहे हैं कि मैंने फ़ोन किया कि अब मुझे उनके घर पे लेके चलिए, तो आपका भी घर था तो आप भी स्वयं जा सकते थे। डर किस बात का था? डर इस बात का था कि अगर मैं जाती हूँ तो ये लोग मारपीट करने लगेंगे, कुछ भी करने लगेंगे, तो मैं अकेले क्या कर लूँगी। वो तो दुख की घड़ी में आपसे मार कौन करेगा? जिसकी दुनिया उजड़ गई हो, जिसका जवान बेटा मर गया हो, वो मार क्या है आपसे करेगा? आपको वहाँ पे जाना चाहिए ठीक है, अभी मैं जाऊँ तभी देखिएगा वो लोग क्या करेंगे। कब जाएंगी अब? अगर अभी आप लोग के साथ जा रही हैं तो देखिए वो लोग क्या करते हैं। हाँ, वो लोग खुद मार के भगाने लगेंगे। हाँ, क्योंकि जब अच्छा उनका था, जब मैं सब कुछ करती थी तब मैं बहुत अच्छी थी, अब मैं बेकार हो गई हूँ। 10 महीने से मेरा उनका थोड़ा वो चल रहा था, तो ये लोग बीच में नाराज़ होने, इन लोगों से मेरा कोई झगड़ा ही नहीं था। हाँ, हम ही लोग में थोड़ा हस्बैंड वाइफ में किसका नहीं होता, घूम फिर के वो आते ना मेरे पास एक दिन, उन लोग को तो ये सोचना चाहिए था। तो मैं तो सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़ी थी, ऐसा थोड़ी ना था कि मैं रील बना रही थी तो मैं बहुत खुश थी। मेरा भी तो यही काम है, बताइए मैं कहाँ से क्या करती हूँ, मैं यही काम करती हूँ तभी मैं खाती हूँ। कोई मेरा दूसरा रोज़गार नहीं है कि मेरा कोई बिजनेस है उससे मेरा पैसा आ रहा है मैं खा रही हूँ। मुझे ऐड करने का पैसा मिलता है, मुझे किसी के गाने पर वीडियो बनाती हूँ तो वो भेजते हैं पैसा, उन सब चीज़ों का पैसा मिलता है, तब मैं ये सब काम करती हूँ। तो मैडम आप कभी ये नहीं सोची कि जिस हिसाब से हिंदू धर्म में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर पति मरता है तो पत्नी वहाँ पे रहती है और तमाम उसकी जिस हिसाब से मांगें धोई जाती है, तमाम कुछ होता है, तमाम प्रक्रिया रहती है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे पति मरे हैं तो हम उनके पास चलें और ये सब जो प्रक्रिया है ये सब करने के उन लोगों के साथ शामिल रहें? ये सारी चीज़ें मैं कोशिश की, वो लोग यहाँ ला के तो हल्दी लगाने लगे। किसको हल्दी लगा? उन्हीं को हल्दी लगाने लगे थे। हल्दी तो उनको लगता है जो लड़का कुंवार रहता है वो मर जाता है उसको हल्दी लगता है। तो वो लोग हल्दी लगाए थे, तो आप उन लोगों से सवाल जवाब करिए ना। आपको ये बात कैसे पता चला? आप वीडियो देखिए उनको हल्दी लगाए कि नहीं लगाया है, बहुत सारा वीडियो चढ़ा हुआ है, आप देखिए उसमें हल्दी लगाए हैं सब उनको। हाँ, यानी उनके परिवार के लोग ये कहना चाहते हैं कि इनकी शादी हो ही रही थी? हाँ, यही सब कहना चाहते हैं ना। लेकिन शादी जब आप लोग किए थे उस समय स्वीकार कर लिए थे कि शादी हो गई है? हाँ, ये लोग सब खुश थे, तब मैं पैसा देती थी सब लोगों को, तब ये लोग खुश थे। तो आप क्यों अब नहीं देती हैं? अब नहीं देती हूँ, जब से इनसे मेरा झगड़ा हुआ तब से मैं सब कुछ बंद कर दी। कितना दिनों से?
ये 10 महीने से सब। यानी 10 महीने से जब झगड़ा हुआ तो आप उनके घर पे पैसा देना बंद कर दी, तो वो लोग इस हिसाब से कह रहे हैं कि शादी हुआ ही नहीं था। पैसा मैं इनको देती थी, ये अपने घर ले जाके देते थे, मैं इनके घर को नहीं देती। हाँ कभी कभी आते थे इनके घर वाले कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, तब मैं पैसा दी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यू इनके घर वालों को पैसा देती थी, मैं इनको देती थी, ये ले जाके घर देते थे। हाँ। तो मैडम उपेंद्र जी हम कभी डिप्रेशन में रहते थे कि किसी बात को लेकर के? उनको तो हर चीज़ में इनके घर वाले फोर्स करते रहते थे कि लड़की की शादी है तो कभी लड़के का शादी, कभी ये है, तो इन सब चीज़ों के लिए तो उनके पे प्रेशर रहता ही था। पैसा के लेकर के? पैसा के लेके उनके ऊपर तो प्रेशर रहता ही था। हाँ। तो कभी ये भी प्रेशर इस चीज़ का भी रहता था क्या कि नहीं इनके साथ इनका गाना आप मत गाइए, इनका गाना मत गाइए, ये सब कभी होता था? इन सब चीज़ों के लिए तो भाई जो पैसा दिया था वो लोग बोलते ही थे कि मेरे ही माध्यम से ही आप गाना गाओ, आप दूसरे जगह मत गाओ, ऐसा सा तो होता ही रहता था। तो आप खुद एक मॉडल हैं, तो आप कुछ समझाए उनको? मैं तो समझाती थी कि देखिए आप सारे लोगों का करिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आप बंदिश में काम करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये सब सारी चीज़ें मैं समझाती थी। हाँ, लेकिन वो भी फंसे हुए थे, उनको भी पैसा कंपनी वाला महीने का दे रहे थे, तो थोड़ा वो भी दब रहे थे। बीच में वो लोग पैसा भी बंद कर दिए थे, सुनने में आया था, क्योंकि जब पैसा बंद कर दिए थे जब मैं नहीं थी उनके लाइफ में तब। तो अभी इसके बाद आप क्या करेंगी? अभी तो ज़िंदगी बहुत लंबी है और आपकी एक बच्ची भी है जो उपेंद्र जी की बता रही हैं, तो आगे ज़िंदगी कैसे जिएंगी? अब क्या किया जाएगा, काम कुछ करूँगी तभी ना। हाँ। तो उनके घर पे आप जाएंगी, अब उनके घर पे रहेंगी? देखिए जब उनके घर वाले अभी से नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो शादीशुदा थे, और तो इसके बाद क्या करेंगे कि मुझे वो लोग रखेंगे? मुझे उनके घर का कुछ नहीं चाहिए, ना तो उनका हिस्सा चाहिए, ना तो पैसा चाहिए, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। हाँ। यानी आप कह रही हैं कि उनके घर का ज़मीन जायदाद हिस्सा कुछ हमें नहीं चाहिए, अगर वो लोग आकर के स्वीकार करते हैं तो करते हैं तो मैं भी एक्सेप्ट करूँगी, मैं भी सेवा करूँगी, सास ससुर हैं तो सेवा करूँगी। हाँ, जितना जो उनका जो मेरा फ़र्ज़ था वो मैं करूँगी, अगर नहीं करेंगे तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ जो मेरे हस्बैंड का नाम है वो नाम ना हटाएं बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैडम आप कभी उनके मरने के बाद 3-4 दिन हो गया, आप कभी मीडिया के सामने नहीं दिखी, अचानक मीडिया में आने की वजह क्या रही? वजह यही है कि वो लोग बोलने लगे कि उपेंद्र कुंवारे हैं, शादी नहीं हुआ था। तब मेरी एक बच्ची है, मैं उसको लेके कहाँ जाऊँगी, सब पूछेंगे किसकी बच्ची है, ये लोग तो कुंवारा बता दिया, मुझे अपने जवाब देना पड़ेगा ना कि मैं एडमिशन कहीं अच्छी जगह करवाने जाऊँगी तो पिता का नाम देना पड़ेगा ना जी। तो इन सब चीज़ों के कारण मुझे आना पड़ा। यानी इसके वजह से आप साबित करना चाहती है कि उपेंद्र जी का शादी हो चुका था, उनकी एक बच्ची है और मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ? हाँ, यही सच है जी। तो और उनके परिवार में कुछ कागज वगैरह आपका बना था? शादी होकर के 4-5 साल हो गया तो हाँ, उनका ये परिवार रजिस्टर था, इसमें मेरा, मेरे बच्ची का, मेरे हस्बैंड सबका नाम है। अच्छा, उनका परिवार रजिस्टर जो उनके परिवार का था उसमें आपका नाम पड़ चुका है जी। अच्छा, तन्नू यादव। हाँ। ठीक है, और आपकी बच्ची का नाम परी यादव जी। अच्छा, ये मेरी बच्ची जब पैदा हुई तो ये हॉस्पिटल का है। अच्छा, ये बच्ची पैदा हुई थी तो हॉस्पिटल का है। हाँ। चलिए आप देख सकते हैं, ये हैं तन्नू जी, तन्नू यादव, जो उपेंद्र यादव की धर्मपत्नी। और आपसे बता दूं कि इनका जो परिवार रजिस्टर है उपेंद्र लाल यादव का, उनके परिवार रजिस्टर में इनका नाम पड़ चुका है। और ये जो बच्ची हॉस्पिटल में पैदा हुई थी वो हॉस्पिटल का बिल भी इनके पास, पावती भी है। और अभी तो उपेंद्र जी नहीं हैं, तो मैडम अब आगे क्या, किस हिसाब से जाएंगी अब उनके घर पे इस समय आप? अगर वो लोग बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगी जी। मैडम मेरा सवाल है कि जब उपेंद्र जी का एडमिट हुए, एक्सीडेंट हुआ, तो आप भी जानते हैं कि उपेंद्र जी का आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, तो आर्थिक व्यवस्था कम होने के कारण आपने किसी एक्टर्स को, किसी कलाकार को कॉल नहीं की मदद के लिए? समर सिंह को मैं फ़ोन की थी, तो समर सिंह फ़ोन मेरा उठाए और बोले कि मैं अभी बाहर हूँ और मैं रवि को फ़ोन कर लूँगा। तो मैं बोली कि आप ऐसा करिए कि कुछ मदद कर दीजिए, उन लोग की स्थिति बहुत ख़राब है, और उपेंद्र भी इस समय थोड़ा सीरियस चल रहे हैं। तो समर सिंह कोई मदद नहीं किए, और ये जो जितना वीडियो सब डाल रहे हैं सब अफवाह है। समर सिंह कोई मदद नहीं किए, कि मेरे फ़ोन करने के बावजूद भी वो कोई मदद नहीं किए। समर सिंह सिर्फ हीरो हैं, रियल के हीरो नहीं हैं। वो
अगर 20-25 हज़ार 30 हज़ार उनके घर पे मदद कर दिए होते तो उससे वो गरीब नहीं हो जाते। ठीक है, उनका एक दिन का खर्चा होगा 20-25 हज़ार रुपये, वो नहीं मदद किए, 1 रुपये का कोई मदद नहीं किए। ये सब फर्जी जितना सब कह रहे हैं मदद किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। हाँ। अभी तमाम लोगों पे जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया उपेंद्र अरे समर सिंह बहुत मदद किए, समर सिंह ऐसा नहीं है। कई बार जो अभी रवि प्रकाश यादव हैं उन्होंने भी कह रहे थे कि मैंने उनके पास गया और इतना QR कार्ड पे पैसा भेजा कि वो QR कार्ड नहीं ले रहा था पैसा, फिर दूसरा QR कार्ड पे पैसा भेजवाए उनकी पूरे टीम से। अब टीम वाले भेजे होंगे लेकिन समर सिंह नहीं भेजे हैं, और उनके जितने फैन हैं उपेंद्र के वो सारे लोग भेजे हैं। समर सिंह 1 रुपया अगर समर सिंह भेजे हो तो स्क्रीनशॉट होगा या फिर उसमें डिटेल होगा हिस्ट्री में, तो समर सिंह भेजे, मैं भी देखूं कब भेजे थे वो पैसा। पैसा 1 रुपया नहीं भेजे हैं समर सिंह। हाँ। और भी तमाम कलाकारों के पास साथ में वो काम किए थे, तो और किसी को आप कॉल किए? नहीं, मैं शिल्पी को फ़ोन की थी, वो भी कोई मदद नहीं की थी। तो शिल्पी भी नहीं मदद की? नहीं की। आपने बोली मदद करने के लिए, लेकिन नहीं की। तो उनका भी तो अभी इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है, समर सिंह वीडियो कॉलिंग बात किए, शिल्पी जी पर उपेंद्र लाल यादव के परिजनों से वीडियो कॉलिंग बात किए, तमाम मदद की लगाए गुहार, तमाम लोग मदद करेंगे, ये सब तमाम वीडियो पे चल रहा है आजकल। अरे ये सब जब जी रहे थे तब कोई मदद ही नहीं किया, मरने के बाद ये लोग मदद करेंगे, आपको लग रहा है? हाँ। यानी सब अफवाह है? अफवाह ही है ना, करना रहता तो वो जब उनको जिंदा करना था तब किए होते वो लोग। मरने के बाद ये लोग क्या करें? वीडियो कॉलिंग दिखा रहे हैं कि हाँ हम बहुत उपेंद्र के लिए सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं कोई किया, ये सब फर्जी है सब। सब यानी सब धकोसला झूठे सब बना रहे हैं, सब एक दिखाया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे हम मदद कर रहे हैं, यानी अफवाह उड़ाया जा रहा है। ये भोजपुरी लाइन में सब मतलबी है, कोई किसी का नहीं है। कोई मर रहा है तो मरने दो, उसमें मैं ये मर जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, ये है। हाँ, कि अगर एक कलाकार मर रहा है तो मैं उससे आगे मेरे गाने के सिवा उसका गाना कहाँ बज पाएगा। ये लोग तो चाहते हैं कि मेरे आगे कोई ना चले। हाँ। मैडम एक सवाल और है कि तमाम लोगों का आरोप लग रहा है कि जिस हिसाब से उपेंद्र जी जब बता रही हैं, उनकी जो पत्नी बता रही हैं कि मैं उनकी पत्नी हूं, तो उनके घर वालों का या तमाम लोगों का आरोप लग रहा है कि जो इनकी पैसा है, ज़मीन जायदाद तो वो सब हड़पने के चक्कर में पड़ी है। अरे मैं कह रही हूँ कि 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए। एक स्टाम्प पेपर ले आए, उससे मुझे लिखा ले कि मुझे उपेंद्र का एक चवन्नी नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, बच्ची है, बच्ची का नाम ना हटाएं। आगे तो ऑडियंस है, वो तो बताएगी ही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक सवाल और है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब उपेंद्र जी का पोस्टमार्टम में बॉडी गई थी तो वहाँ पे आप मिलने के लिए गए और वहाँ पे साइड में आप हंस रही थी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मैं कह रही हूँ कि कोई प्रूफ दिखा दे कि मैं हंस रही थी। वहाँ बहुत सारे लोग थे, उन लोगों से पूछेगा कि मैं हंस रही थी कि क्या कर रही थी। आपको लग रहा है कि एक बीवी हो के कोई हंसेगा? हाँ, मेरी हालत इस समय आप बगल से पूछ ली, मेरी हालत किस समय इस समय चल रही है। मैं सारी चीज़ें यहाँ रह के कर रही हूँ, जो चीज़ें वहाँ करना चाहिए था मैं यहाँ रह के कर रही हूँ। ये मेरी मकान मालकिन है, वो सारी चीज़ें मुझे बताती हैं ऐसा ऐसा करना, तो मैं वो सब चीज़ें यहाँ कर रही हूँ। जो मुझे एक पत्नी हो के करना चाहिए वो चीज़ें मैं यहाँ रह के कर रही हूँ। मतलब आप कर रही हैं कि जो पति मर जाता है और पत्नी को जो प्रक्रिया करना चाहिए वो आप यहाँ पे रह के कर रही हैं? हाँ, मैं यहाँ रह के कर रही हूँ। क्यों? अच्छा, मतलब वो आप जिस हिसाब से एक पत्नी का फ़र्ज निभा रही हैं कि पति नहीं रहे तो हम पत्नी का फ़र्ज क्या होता है वो आप अकेले कर रही हैं, वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं। जी, मैं यहाँ रह के कर रही हूँ। जी। वो लोग मुझे शामिल ही नहीं किए तो मैं कैसे जाऊँ? मुझे खुद, मैं अकेले यहाँ रहती हूँ, मुझे डर लगता है। मैं अकेले, मेरे साथ में कोई नहीं रहता। ये तो मैं बीच में मेरे मदद करने के लिए मेरी फ्रेंड लोग आ गई थी, नहीं तो कोई मेरे साथ नहीं था। हाँ, मुझे भी तो डर लगता है कि मैं अकेले जाऊँ, गांव के लोग हैं कैसा क्या करेंगे, क्योंकि इंसान मर गया है ना। जी। अगर जिंदा रहता तो बताता कि हाँ ये गलत है, ये सही है, या फिर ऐसा कुछ बताता। इस डर से मैं नहीं गई थी वहाँ। जी। चलिए आपसे बता दूं कि ये हैं तन्नू सिंह, जो बता रही हैं कि उपेंद्र यादव की मैं धर्मपत्नी हूं और उपेंद्र यादव के साथ हमारी शादी हुई है और इन दोनों लोगों के बीच में एक 5 साल की बच्ची भी है। और आपसे बता दूं कि इनके जो घर वाले लोगों का तो मैंने तमाम हम लोग इंटरव्यू लिए, तमाम बातें हुई, तो कुछ लोग कह रहे थे कि उपेंद्र जी का शादी नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई खुलासा नहीं किया था कि उपेंद्र जी का शादी हुआ है। लेकिन आज हमारे साथ तनु जी जब मिली तो तनु जी ही खुलासा की हैं कि कब हम लोग का शादी हुआ था और हम लोग के बीच में बच्ची भी है। और आपसे बता दूं कि इनका कहना था कि उनके मरने के बाद तमाम लोग वहाँ पे मिलने गए,
इनका भी कह रहे हैं कि मैं भी गई होती और मैं भी जाने के लिए तमाम कोशिश की, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि वहाँ जाने के बाद लोग झगड़ा करने लगेंगे। तो जी, मैं गई थी मिलने मेरी बच्ची को, ना तो मुझे उनका चेहरा देखने दिया। आप बताइए, वहाँ जाने के बाद में मैं घाट पे भी गई कि मुझे नहीं दिखा रहे, मेरे बच्ची को ही उनका चेहरा दिखा दीजिए, लास्ट बार है। ये लोग नहीं दिखाए मुझे, वहाँ घाट पर से मुझे आना पड़ा, ये लोग ऐसा किए। अच्छा, मऊ में जब बॉडी गई थी तो वहाँ पे आप लास्ट में देखने के लिए गए जब बॉडी जलाई जा रही थी उस समय? मैं घाट पे भी गई थी बच्ची को लेके, लेकिन ये लोग ना तो मुझे ना तो मेरे बच्ची को दिखाएं सब चेहरा। कौन मना कर रहा था? इनके भाई और पापा मना किए। मतलब चेहरा आप लोगों को लास्ट में भी नहीं देखने दिए? नहीं देखने दिए। ये तनु जी हैं, ये कह रही हैं कि जब उपेंद्र जी की बॉडी लास्ट जो क्रियाक्रम होता है वहाँ पे भी ये गई थी अपने बच्ची को लेकर के, और वहाँ पे भी इनके परिवार के लोग चेहरा नहीं देखने दिए। एक बच्ची को लेकर के तड़पती रही, लेकिन चेहरा वहाँ पे भी देखने नहीं दिया गया। और बता रही हैं कि मुझे मृत्यु के बाद 4-5 दिन हो गया है आज, लेकिन अभी तक इन्होंने सोशल मीडिया पे आई नहीं थी। लेकिन इनका एक मजबूरी था सोशल मीडिया पे आना कि एक बच्ची है, हम दोनों के बीच में जन्मी है, तो उसका हम कहीं एडमिशन कराने जाते हैं या कोई बड़ा पोस्ट या कोई भी कार्य हो तो उसमें कोई भी पूछेगा कि इसके पिताजी कहाँ हैं, इसके पिताजी कौन हैं, तो साबित करने के लिए मुझे आना पड़ा, इसलिए कि उनके परिवार के लोग कह रहे थे कि उनका शादी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ा खुलासा कर रही है कि जब उनकी बॉडी ले जाई जा रही थी तो जब घर पे कफन वफन लगाया जाता है उसमें हल्दी लगाया गया था। तो हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हल्दी तभी लगाया जाता है जब लड़का शादी नहीं हुआ रहता है, कुंवार रहता है। तो उपेंद्र जी के बॉडी पे हल्दी लगाया गया था। इसके बाद इन्होंने जब देखी उस वीडियो को तो सोशल मीडिया पे मजबूरी में आना पड़ा कि मुझे साबित करना है कि मैं उपेंद्र यादव जी की पत्नी हूँ और मेरे बीच में, हम दोनों के बीच में एक बच्ची भी है। अभी इन्होंने कहा कि हमने पूरा कोशिश किया उनके घर पे जाने के लिए, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि वहाँ पे जाने के बाद झगड़ा होने लगेगा। और बाकी ये रही तनु जी का पूरी कहानी। जब आप सभी लोग वीडियो देखे होंगे, सब लोग यही जानते थे कि उपेंद्र जी का शादी नहीं हुआ था, लेकिन आज बड़ा खुलासा हुआ है कि उपेंद्र जी की धर्मपत्नी भी है, उनकी एक बच्ची भी है। उनके गांव के सारे लोगों में उनके घर पे शादी, उनके भाई के शादी में गई थी। पूरा जो बहू वाला और भौजाई वाला काम होता है वो सारी चीज़ें मैं अब उनके शादी का वीडियो मंगाइएगा, देखिएगा। मैं सारी चीज़ें कि उनके गाँव वाले जानते, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है, सारे लोग जानते हैं मैं उनकी पत्नी हूँ। उनकी बहन की जब शादी हुई थी तो आप वहाँ पे थे शादी में? तब मेरा झगड़ा चल रहा था इनके भाई की शादी में मैं थी। अच्छा, भाई के शादी में थी, तो जो भाभी का फर्ज होता है वो आपने किया? जी, मैं सारी चीज़ें मैं की हूँ। मैं उनके घर जाके 10-10 दिन रही हूँ। हाँ, मैं उनके घर हमेशा जाती थी, हर समय जाती थी, कुछ भी पड़ता था, त्यौहार हो कुछ भी हो, मैं जाके रहती थी। हाँ, मेरे बच्चे जाके, अभी मेरी बच्ची जल्दी में गई थी, जब ये सही थे तब मेरे बच्चे गई थी, 4-5 दिन रह के आई है। हाँ। तो इतना कुछ करने के बाद आखिर क्या वजह है कि वो लोग आपको इनकार कर रहे हैं, नहीं अपना रहे हैं? यही लोग सोच रहे हैं कि मैं उनका पैसा या फिर ज़मीन जायदाद लेने जाए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उन लोगों से बार बार कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं शुरू से कभी डिमांड नहीं की, न पैसे की, आज तक मुझे उनके घर से कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, शादी पड़ा सिर्फ मुझे वो लोग 2 साड़ी दिए हैं आज तक और 1 पायल दिए हैं, और इसके सिवा मुझे कुछ नहीं मिला है। ना तो मुझे कभी लालच था उनके घर से, मुझे आज तक उनके घर से कुछ नहीं मिला और मुझे अब चाहिए भी नहीं। मेरा पति नहीं है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मेरा पति ही सब कुछ था मेरे लिए। मैं तो सोच रही झगड़ा लड़ाई एक तरफ होता है, हस्बैंड वाइफ एक दिन आते हैं, मिलते हैं, 2 साल 4 साल कितना दिन मेरे से दूर रहते हैं। तो मैं सोच रही थी चलो ठीक है, बच्ची आगे चल के वो आएंगे, तब तक मैं भी कुछ कर लूँगी, कमा लूँगी। और बच्ची से भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आज वो बच्ची को भी ये लोग वो कर रही हैं। वो अपने बच्ची से बहुत प्यार करते थे। चलिए, तनु जी हैं, इनकी भी कहानी सुनने के बाद काफ़ी दुखद है और अभी इस समय रो रही हैं। काफ़ी दुख की घड़ी है। जो पति इस दुनिया में नहीं है, 5 साल की बच्ची है, कैसे जीवन यापन होगा। जो परिवार के लोग सास ससुर हैं वो अपनाने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। तो बाकी तनु जी के बारे में आप क्या सोचते हैं और उपेंद्र लाल यादव के बारे में क्या सोचते हैं,
एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।